Once again, a very good evening to all of you. Chapter number 13 of CRPC हम start कर रहे हैं. CRPC, which is an Act number 2 of 1974, which was enforced from 1st April 1974. ठीक है, ये जो एक्ट है इसके चैप्टर नंबर 12 को हमने कंप्लीट किया था अपनी लास्ट क्लास में. चैप्टर नंबर 12 विच वाज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट. पुलिस को जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर उसमें वो कैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चलेगा. सेक्शन 154 में जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई थी वहाँ से लेकर सेक्शन 176 तक का हमने टोटल कवर किया था, और जिसमें इम्पोर्टेंट था सेक्शन 173 की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और इंक्वायरी की स्टेज उसके नेक्स्ट बिगिन होनी चाहिए थी. चैप्टर नंबर 13 जो है ये डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल. जब कभी भी अब जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 में हमने इन्वेस्टिगेशन तो ओवर कर दिया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आनी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, दैट विल बी इन इंक्वायरी एंड ट्रायल. तो इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हमें डिसाइड करना पड़ेगा. आप जानते हैं कि जुरिस्डिक्शन सिविल में अगर आप जाएं तो 3 तरह का हो सकता है. पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है, देन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, देन सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होता है. क्रिमिनल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली हमें जो डील करना है दैट विल बी डेल्ट विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन से जिसको हम डील करेंगे. और इसमें टोटल मिला के 13 सेक्शन है. सेक्शन 177 से लेकर सेक्शन 189 तक चैप्टर नंबर 13 डील करता है. जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करेंगे कि कौन से क्रिमिनल कोर्ट में ऑफेंस का ट्रायल चलना चाहिए, ऑफेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए. इसमें जो सेक्शन 177 है, जो सबसे पहला सेक्शन है 177, ये एक ऑर्डिनरी बात कहता है, जनरल रूल बताता है. और जनरल रूल ये है कि ट्रायल उसी कोर्ट में चलेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है. सिंपल सी बात है. अगर ऑफेंस अजमेर में हुआ है तो ट्रायल अजमेर की कोर्ट में चलेगा. अगर ऑफेंस जोधपुर में हुआ है तो ट्रायल जोधपुर की कोर्ट में चलेगा. अगर ऑफेंस दिल्ली में हुआ है तो ट्रायल दिल्ली की कोर्ट में चलेगा. बिल्कुल सिंपल से जनरल रूल बताता है सेक्शन 177 कि ट्रायल कहाँ पे चलेगा. जो ऑफेंस जहाँ पे कमिट हुआ है उस एरिया का जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट में लगता होगा उस कोर्ट में ट्रायल चलेगा. ये एक सिंपल जनरल रूल है रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन. लेकिन इसके बाद में सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 189 तक, यानी कि इस चैप्टर के बाकी सारे के सारे सेक्शंस क्या बताते हैं आपको, द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन. जनरल रूल क्या है कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ वहाँ पे ट्रायल चलेगा, और बाकी के इस चैप्टर के वो सेक्शन 177 में दे रखा है. बाकी के इस चैप्टर में रिमेनिंग के जो 12 सेक्शंस हैं 178 से लेकर 189 तक, वो सभी एक ही बात बताते हैं, द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स. पहली बात. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अगर ज़रूरत समझे तो आप नोट डाउन कर लीजिए. और ज़रूरत क्या समझना है उसको आप नोट डाउन कर ही लीजिए, चाहे तो अपने माइंड में नोट डाउन करें चाहे तो कॉपी में नोट डाउन करें. वो बात ये कि चैप्टर नंबर 13 जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर नंबर 13 के कोई भी प्रोविज़न, इस चैप्टर नंबर 13 के प्रोविजंस चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पे अप्लाई नहीं होते हैं. इंपॉर्टेंट बात है. आई रिपीट, चैप्टर नंबर 13 का प्रोविजन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पे अप्लाई नहीं होंगे. क्यों? चैप्टर नंबर 8 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर. तो ये जो सिक्योरिटी है ये उसी एरिया के पर्सन से ली जाएगी जहाँ पे वो पर्सन रिसाइड करता है. चैप्टर नंबर 9 डील करता है रिगार्डिंग द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. उनके लिए अलग से प्रोविजंस अप्लाई कर रखे हैं, अलग से प्रोविजंस बना रखे हैं. और चैप्टर नंबर 10 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. तो जिस एरिया में पर्टिकुलरली ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ उस एरिया का जुरिस्डिक्शन लगेगा. बाकी जो चैप्टर नंबर 13 है वो जनरल जुरिस्डिक्शन की बात करता है और उसके कुछ एक्सेप्शन से डील करते हैं. एक एक करके हम सभी सेक्शंस को डील करेंगे. जो भी 4-5 सेक्शन आज हम कवर कर पाते हैं, बाकी का फिर कल कंटिन्यू रहेगा. सेक्शन 177 इसको रीड करते हैं. जनरल बातें बता रहा है. ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल. अच्छा, इंक्वायरी और ट्रायल क्या होते हैं वो तो आई थिंक सबको ध्यान होगा.
इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट। और पर्पस क्या होता है इंक्वायरी का? इंक्वायरी का पर्पस होता है टू चेक द वेरासिटी ऑफ द केस, मामले की सत्यता की जांच करना। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और ट्रायल कौन करता है? ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट करता है, लेकिन कौन सा मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है? जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी। और ट्रायल का मेन पर्पस क्या होता है? टू डिलीवर जस्टिस। ठीक है, तो और इंक्वायरी एंड ट्रायल करने के लिए ऑर्डिनरी जो जनरल रूल है वो बताता है सेक्शन 177, और इसमें लिखा है एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरीली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय, इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट। कौन सी कोर्ट? within whose local jurisdiction it was committed, within whose local jurisdiction it was committed। ये it किसके लिए लिखा है? it लिखा है ऑफेंस के लिए, है ना। ये जो वर्ड आया है यहाँ पे it was committed, तो किसके लिए लिखा है? ये ऑफेंस के लिए लिखा है। every offense shall be ordinarily tried as well as inquired in the court within whose local jurisdiction that offense was committed। जिस एरिया के लोकल जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ, उसी कोर्ट में उस केस का ट्रायल भी चलेगा और उस केस की इंक्वायरी भी होगी। ये है हमारा एक जनरल रूल। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 178 बताता है द प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, सेक्शन 178 से जनरल एक्सेप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं टू दिस जनरल रूल ऑफ सेक्शन 177। और सबसे पहला जो आपको दे रखा है इसमें, उसी में हमें 4 डिफरेंट सिचुएशंस दे दी कि कहाँ कहाँ पे प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकेंगी। तो सबसे पहले देखो, व्हेन इट इज अनसर्टेन, जबकि ये निश्चित ना हो, in which of several local areas an offense was committed। जब ये बात निश्चितता से ना कही जा सके या फिर ये बात निश्चित ना हो कि कौन से लोकल एरिया में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये बात जब एम्बिग्यूअस हो, जब ये बात अनसर्टेन हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कहाँ पे चलेगा वो ऑफेंस, वो ट्रायल और इंक्वायरी? आइदर ऑफ द टू। ठीक है, पहली सिचुएशन तो क्या बता दिया कि जहाँ पे ये बात क्लियर ही नहीं है, अनसर्टेन है कि कौन से लोकल एरिया में ऑफेंस हुआ है। ठीक है, दूसरा आता है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। आधा ऑफेंस एक एरिया में किया है, बाकी का रिमेनिंग ऑफेंस दूसरे एरिया में किया, तो अब कौन से वाले एरिया में चलाएंगे? सपोज एरिया ए एंड एरिया बी, तो कौन से एरिया के लोकल जुरिस्डिक्शन में कोर्ट में जाएगा? तो उसके लिए भी बात आती है आइदर ऑफ द। ठीक है, एंड में लिखा हुआ है, उसको पहले देख लें चाहे तो हम, उसके बाद ये चारों सेक्शन, चारों सिचुएशंस ले लेंगे। इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय, इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय, कौन सी कोर्ट? बाय अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ द लोकल सच लोकल एरिया। ठीक है, तो कौन सी कोर्ट के को पावर दे दी इन्होंने? ये जो 4 सिचुएशन है उसके लिए एनी ऑफ सच कोर्ट, यानी कि जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये एरिया ए और एरिया बी दोनों में से पता नहीं कौन से वाले में ऑफेंस हुआ है, चलो ए या बी दोनों में से किसी में भी चला लो केस। ये आधा ऑफेंस तो एरिया ए में हुआ था, आधा ऑफेंस एरिया बी में हुआ था, तो ठीक है, दोनों में से किसी में भी चला सकते हैं। ये ऑफेंस स्टार्ट तो एरिया ए में हुआ था, लेकिन वो कंटिन्यू रहा एरिया बी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बस में ऑफेंस होना कमिट स्टार्ट हुआ, बस में, ट्रेन में, तो वो तो कमिट तो एक जगह स्टार्ट होना शुरू हुआ और बस और ट्रेन तो चलती जा रही है और ऑफेंस तो दूसरे एरिया, लोकल एरिया में निकल गया, तो कहाँ पे चलाएं? दोनों में से किसी में भी चला लो। और या फिर ऐसी कोई बात आती है कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि डिफरेंट पार्ट्स में है, एक जगह उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई, दूसरी जगह आपने हथियार एक्वायर किए, तीसरी जगह जाके आपने ऑफेंस कमिट किया, अब कहाँ पे चलाएं? तीनों में से किसी में भी चला लो। तो ये सेक्शन 178 में 4 सिचुएशंस दी हैं। इन 4 सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है, जब वेरियस लोकल एरियाज लगते हों तो उन वेरियस लोकल एरियाज में से किसी भी एक लोकल एरिया में उस ऑफेंस का ट्रायल एंड इंक्वायरी कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब वो जो सिचुएशंस हैं उनको मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला तो हमने पढ़ ही लिया है, क्या देखा सबसे पहला हमने? दैट इज व्हेन द
अनसर्टेन के बारे में जो बताया गया है ना, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, उससे आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो कह रहा है कि जब जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कहाँ पे कमिट हुआ, ये बात अनसर्टेन है, क्लियर ही नहीं कि कौन से लोकल एरिया में हुआ। दूसरी बात ये कह रहा है जहाँ पे जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो पार्टली इन वन एरिया एंड पार्टली इन अनदर एरिया हुआ है, आधा आधा, तो दोनों दो एरिया लग गए फिर से। थर्ड वाली जो सिचुएशन है वो कहता है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटिंग व्हेन एन ऑफेंस इज अ कंटिन्यूइंग वन, है ना। कंटिन्यूइंग वन का मैंने बताया ना अभी आपको, मान लीजिए कोई बस में ऑफेंस हो रहा है, ट्रेन में ऑफेंस हो रहा है, तो वो तो ऐसा है कि एक एरिया में स्टार्ट हुआ और दूसरे एरिया तक कंटिन्यू रह गया। एंड कंटिन्यूज टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, तो कंटिन्यूइंग नेचर वाला होगा तो भी ज़्यादा एरियाज में आ गया। और फिर आता है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स। सेवरल एक्ट्स डन का मैंने बताया कि सपोज मान लीजिए दो तीन लोग हैं, उन्होंने अजमेर में मीटिंग की, अजमेर में मीटिंग करके दिल्ली में एक पर्सन को पैसा भिजवाया, और उस पर्सन ने सपोज करें कि एमपी में किसी एक बंदे को बोला कि आप हथियार खरीदो, और मुंबई में जाके एक मिस्टर एक्स का मर्डर किया। तो अब देखिए अजमेर, दिल्ली, एमपी, मुंबई, इतने सारे 4 लोकल एरियाज लग गए, यहाँ पे सारे चारों को मिला के एक ऑफेंस बनाई है। तो ऐसे सिचुएशन में भी डिफरेंट लोकल एरियाज लगे। तो ये बात कहता है सेक्शन 178 कि ऐसी सिचुएशन, जब ये चार सिचुएशन सारी होंगी तो कौन से लोकल एरिया में चलेगा ऐसा ट्रायल या फिर इंक्वायरी, आइदर ऑफ द एरियाज, जहाँ जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है या ऑफेंस का होने का डाउट है, उनमें से किसी भी एक एरिया में आप ऑफेंस चला सकते हैं। एनी वर्ड यूज किया है, एनी ऑफ सच लोकल एरियाज, एनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगे, चैट बॉक्स ओपन है, आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आज ऐसा कोई है जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या न्यू है, तो उनको मैं बता दूं डेली की रिकॉर्डेड क्लासेस में अपलोड कर देता हूं, आप इन्हें देख सकते हैं रिवीजन पर्पज से भी, और अगर किसी की पहले की क्लासेस छूटी हुई है तो वो भी उनको दोबारा से देख सकते हैं। सेक्शन 179 की तरफ हम आते हैं। सेक्शन 179 डील करता है रिगार्डिंग ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे एक जगह एक्ट हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस दूसरी जगह जाके हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोई हाईवे था, हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ, और पर्सन को फिर वहाँ से इमीडिएटली एम्बुलेंस में डाला और फिर दूसरे सिटी में हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ दूसरे सिटी में हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। यानी जो एक्ट कमिट हुआ था वो तो हाईवे पे हुआ था, वो हाईवे हो सकता है दूसरे सिटी का हो, और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो दूसरा सिटी था, वहाँ पे दूसरा लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन लग रहा था, दूसरी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लग रहा था। तो ये सिचुएशन फिर से एम्बिग्यूअस हो गई कि भाई जहाँ हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था वो लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन अपन लें, या जहाँ पे हॉस्पिटल में इसकी डेथ हुई वो लोकल एरिया का जुरिस्डिक्शन लें। ये सिचुएशन दे रहा है सेक्शन 179। ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट इज डन, एक्ट हुआ और कॉन्सिक्वेंस एंस्यूज, और उसका जो या फिर कॉन्सिक्वेंस जो था वो आगे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या लिखता है, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन एंड ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज एंस्यूड। तो ऐसा एक्ट जो कि कुछ एक्ट डन हुआ था उसकी वजह से ऑफेंस है वो, और लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस जो थे, उसका परिणाम जो था उससे हुआ है। मैंने एग्जांपल आपको बताया, एक जगह एक्सीडेंट हुआ और जो डेथ है पर्सन की, दूसरे सिटी में हॉस्पिटल लेके गए उसको, और एम्बुलेंस वगैरह में लेके गए, वहां जाके उसकी डेथ हो रही है। सो व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग, ऐसे कॉन्सिक्वेंस का बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन and of a consequence which has ensued. The offense may be inquired, अब यहाँ से देखिए, the offense may be inquired into or tried by a court। कौन सी कोर्ट, सोचो कौन सी कोर्ट आनी चाहिए यहाँ पे, within whose local jurisdiction such thing has been done, तो या तो जहाँ पे वो एक्ट किया गया था वहाँ उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, और सच कॉन्सिक्वेंस हैज एंस्यूड। क्या वर्ड लगा दिया यहाँ पे इन्होंने, या। तो कौन सी कोर्ट में इसका ट्रायल चल सकता है, कौन सी कोर्ट में इसकी इंक्वायरी हो सकती है,
जहाँ पे वो एक्ट हुआ था, यानी कि जहाँ हाईवे पे वो एक्सीडेंट हुआ था उस लोकल एरिया के जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट में भी चलेगा, और या फिर जहाँ पे उसकी डेथ हुई जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट में लगता होगा उस कोर्ट में भी चला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ दोनों कोर्ट में मत चला देना, ट्रायल तो चलेगा तो एक ही कोर्ट में चलेगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर रखनी है। आइदर ऑफ द टू में चल सकता है लेकिन बोथ ऑफ द टू में नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि सिंपल वाले सेक्शंस हैं तो इजीली आपको समझ में आते जा रहे होंगे। सेक्शन 180 को लेते हैं। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। यानी एक एक्ट वैसे शायद ऑफेंस नहीं था वो, लेकिन जब वो दूसरे किसी एक्ट के साथ में रिलेट हो गया ना तो वो ऑफेंस बन गया। कोई भी ऐसा एक्ट जो दूसरे एक्ट के साथ में रिलेशन में रिलेट होके कनेक्ट होके वो दोनों ऑफेंस बन रहे हैं, ऐसी की बात। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने किसी एक मिस्टर एक्स को कुछ ऑफेंस करने के लिए अबेट किया। कैसा अबेट किया? मैंने कहा कि भी एक काम करो, देखो सामने वो जो पर्सन बैठा हुआ है उसको उसका बैग उठा के लिया हुआ, मैंने अबेट किया। या फिर आप उसको जाके मर्डर कर दो, या आप उसको जाके पॉइजन दे दो, मैं अबेट कर रहा हूँ। तो अबेटमेंट एक ऑफेंस हो जाता है, आप जानते ही हैं, हमने आईपीसी में पढ़ा है इस चीज़ को पहले। तो मैंने अबेट किया और फिर उसने वो पर्सन ने जाके वो एक्ट कर भी दिया, तब ये दो ऑफेंस हो गए। एक तो मेरा अबेटमेंट का ऑफेंस और दूसरा उसने जो ऑफेंस किया, चाहे उसने वो थेफ्ट किया या मर्डर किया या पॉइजन दिया, ग्रीवियस हर्ट किया, जो भी ऑफेंस उसने किया, दो एक्ट हो गए, एक अबेटमेंट का और एक रियल ऑफेंस का। अब सपोज अबेटमेंट का अगर ट्रायल चलाना है, अबेटमेंट का ट्रायल चलाना है तो कौन से एरिया में चलाएं? जहाँ पे मैंने बैठ के उसको अबेट किया था अपने घर में वहाँ पे, या फिर जहाँ पे उसने रियल में जाके एक्ट परफॉर्म किया वहाँ पे? सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस, वो एक्ट ऑफेंस तो है, लेकिन क्यों है वो ऑफेंस? बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस, दूसरे ऑफेंस के रिलेशन में होने की वजह से वो ऑफेंस है, अदरवाइज शायद वो ऑफेंस नहीं होता। अगर मान लीजिए मैंने जिसको अबेट किया वो कुछ करता ही नहीं, तो फिर मेरा अबेटमेंट कौन सा ऑफेंस बनने वाला था, है ना? तो वो यहाँ पे बात आती है। अब देखिए आगे क्या लिखता है, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट, दूसरे एक्ट के रिलेशन में होने की वजह से वो एक्ट भी ऑफेंस बना। विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस और विच वुड बी एन ऑफेंस। तो ये यहाँ पे जो बात लिखी है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, which is also an offense। ये which is also an offense किसके लिए लिखा है? पहले वाले एक्ट के लिए, दूसरे वाले एक्ट के लिए? ये बात लिखी गई है दूसरे वाले एक्ट के लिए, है ना? यहाँ वापस से रीड कर रहा हूँ, देखो, when an act is an offense, तो ये कौन सा एक्ट है? ये फर्स्ट वाला एक्ट है। by reason of its relation to the any other act, ये any other act कौन सा एक्ट है? ये दूसरा वाला एक्ट है। और जो बाद में ये बात लिखी गई है विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस, ये कौन से वाले एक्ट के लिए लिखी है? फर्स्ट वाले के लिए या सेकंड वाले के लिए? सेकंड वाले के लिए लिखी है। तो व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू अदर एनी अदर एक्ट विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस, और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एज एन ऑफेंस। अब ये जो सेंटेंस आया है इसको मैं दोबारा से अंडरलाइन करता हूँ, इसको आप रिकॉल करके देखिए कि क्या मीनिंग आ रहा है इसका। Which would be an offense, यानी कि वो ऑफेंस तो नहीं है लेकिन वो ऑफेंस होता कब? If the doer were capable of committing an offense, अगर उस ऑफेंस को करने वाला ऑफेंस कमिट करने के लिए केपेबल होता तो उसे ऑफेंस माना जाता। ये क्या कहना चाह रहा है? कोई पर्सन ऑफेंस करने के लिए इनकेपेबल कैसे हो सकता है? क्या लगता है कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसको हम इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस की कैटेगरी में काउंट करेंगे? लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, सही गलत जो भी आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, अच्छा सभी अनसाउंड माइंड लिखेंगे। डॉली, हाँ अभी आया विदिका ने लिखा माइनर, माइनर बिलो 7 years, ठीक है अभी ठीक है, वेरी गुड। हाँ ये बात भी अच्छा लिखा है। रिचा ने लिखा है माइनर बिलो 7 years, विदिका ने लिखा है माइनर। तो अगर सिर्फ माइनर लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years, माइनर तो वो भी होता है।
लेकिन डॉली इन कैपेक्स किसको कहा है हमने? डॉली इन कैपेक्स कहते हैं माइनर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स वाले को, ना 7 साल से कम वाले को। बाकी 17 साल वाला अगर कोई होगा तो उसको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे डॉली इन कैपेक्स का। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हाँ, इंटॉक्सिकेशन में लेंगे, लेकिन इंटॉक्सिकेशन तब लेंगे जब इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट द विल दिया गया हो, है ना, किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको धोखे से अगर कुछ इंटॉक्सिकेशन किया गया हो तब वो कह सकते हैं हम उसको। वो सारी जनरल एक्सेप्शन वाले सारे कवर हो जाएंगे इसमें अब। चलिए, सही आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया। सो विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो ऐसा वाला ऑफेंस है तब भी अपन वो पहले वाले ऑफेंस को उसके साथ जोड़ के ऑफेंस मान लेंगे। अब आगे देखें तो क्या लिख रहा है ये, जस्ट होल्ड ऑन। द फर्स्ट मेंशन ऑफेंस, फर्स्ट मेंशन ऑफेंस कौन सा था? जो दूसरे के साथ बन के ऑफेंस बन रहा है। मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट। कौन सी वाली कोर्ट, कौन सी जगह की इंक्वायरी, कहाँ पे इंक्वायरी होगी? विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन आइदर द एक्ट वॉज डन। अब ये आइदर वर्ड का क्या मीनिंग आ रहा है? आइदर का मीनिंग आ रहा है कि दोनों में से जहाँ जो भी पहला वाला एक्ट जहाँ पे हुआ वो कोर्ट में भी चल सकता है, और दूसरा वाला एक्ट जहाँ पे हुआ वो कोर्ट में भी चल सकता है। दोनों में से किसी के भी लोकल एरिया में इस ट्रायल को कंटिन्यू किया जा सकेगा। ठीक है, ये था सेक्शन 180। दोबारा से बता दूं इसको 180 को एक बार। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस। एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। वैसे ये एक्ट ऑफेंस नहीं था, लेकिन दूसरे ऑफेंस के साथ जुड़ने की वजह से ये ऑफेंस हो गया है। ठीक है, तो अब ये पहले वाला ऑफेंस, इसका ट्रायल या फिर इसका इंक्वायरी कौन सी जगह पे चलेगा? जहाँ पे ये पहला वाला ऑफेंस हुआ था वहाँ पे, या पहले वाला एक्ट हुआ था, ऑफेंस नहीं कहेंगे इसको, पहले वाला एक्ट हुआ था वहाँ पे, या जो दूसरा वाला एक्ट हुआ था वहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एनसर्कल किया है आइदर ऑफ द एक्ट वॉज डन। दोनों में से कोई भी, जहाँ पे मैंने अबेट किया वहाँ के लोकल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में भी चला सकते हैं, और जहाँ पे वो एक्ट कमिट हुआ वहाँ के लोकल एरिया की जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में भी वो चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 180। तो आज हम बस इतना ही कवर करेंगे, और यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरीज, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कल वैसे तो संडे है, और संडे को जनरल रूल हमारा यही है कि हम ऑफ रखते हैं, लेकिन कल मॉर्निंग की कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास तो होगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की क्लास जो मॉर्निंग में 6 बजे हम लेते हैं वो क्लास तो होगी। उसके बाद वाली क्लासेस का जैसा भी होगा हम सुबह ही डिसाइड करेंगे, और वो ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। तो कल मॉर्निंग की क्लास के लिए तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, रेडी रहिएगा। ठीक है, चलिए अब कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए।